Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about battles fought by British, and in the today's lecture we will discuss about expansion of the company's rule in India, and in the last we will discuss about setting up the new administration station system in our India. So let's get started the topic. Okay, so today we will learn about expansion of the company's rule. So after the Battle of Plassey and Battle of Buxar, the company tried to expand its rule to other places by following different strategies. So हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में. After the Battle of Plassey, company got freehold over 24 parganas. Then after Battle of Buxar, company got Diwani right over बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. सो हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार एंड ओडिशा पे कंट्रोल मिल गया था. स्टार्टिंग में हमने देखा था कंपनी सिर्फ ट्रेड करना चाहती थी, बट जब भी देखा कि पपेट रूलर्स कंपनी को हेल्प नहीं कर रहे, उसको कंसेशन नहीं दे रहे इन द ड्यूटी फ्री ट्रेड, तो कंपनी ने एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया कि अब हम खुद पूरे इंडिया पे रूल करेंगे. सो ये स्ट्रेटजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कंपनी के एक्सपांशन के लिए काफ़ी यूजफुल होती है. सो लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर अडोप्टेड बाय द ब्रिटिश कंपनी. So first of all, let's learn about subsidiary alliance system. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स में ये टॉपिक होगा. आपको ये फिलअप नहीं करना, आपको एक फेयर बुक में ये सभी क्वेश्चन लिखने हैं. सो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी. सो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या कहती थी कि इंडियन रूलर्स के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं होगी. They had to pay the company which maintained armed force called subsidiary force for their protection. And आर्मी कौन प्रोवाइड करेगा? आर्मी प्रोवाइड करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. एंड इसके बदले में इंडियन स्टेट्स को पैसे देने पड़ते थे कंपनी को इसके मेंटेनेंस के लिए. लाइक कंपनी आर्मी प्रोवाइड कर रही थी तो उसके बदले में इंडियन स्टेट्स उसको पैसे दे रहे थे. सो व्हेन दे फेल्ड टू मेक अ पेमेंट, अ पार्ट ऑफ their टेरिटरी was टेकन अवे बाय द ब्रिटिश एज अ पेनाल्टी. एंड जब भी स्टेट्स अनेबल था, पेमेंट करने के लिए अनेबल होता था, तो कंपनी क्या कर रही थी, उसके बदले में पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल पा लेती थी. मीन्स वो ऐसा कह रही थी कि ये आपकी पेनल्टी है, आप हमें पैसे नहीं दे पा रहे हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बदले में हम ये पूरी टेरिटरी पूरे स्टेट पे कंट्रोल ले लेंगे. सो ये थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. इस सिस्टम से भी कंपनी ने काफ़ी फ़ायदा किया था फॉर द एक्सपांशन. सो वंस अगेन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या था कि कंपनी के पास आर्मी थी, कंपनी स्टेट्स को आर्मी प्रोवाइड कर रही थी, और स्टेट्स के पास कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं थी. सो आर्मी ब्रिटिश प्रोवाइड कर रहे थे, सो उसके लिए पैसे देने पड़ते थे इंडियन स्टेट्स को. एंड जब भी इंडियन स्टेट्स ये पैसे नहीं दे पाती थी, तो कंपनी ऐसा कह रही थी कि ये आपकी पेनल्टी है कि अब हम आपके पूरे एरिया पे कंट्रोल ले लेंगे. सो दिस इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. देन नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड इट बेनिफिट द ब्रिटिश. इससे ब्रिटिश को क्या फ़ायदा हो रहा था? सो द ब्रिटिश नो लॉन्गर हैड टू स्पेंड मनी ऑन मेंटेनिंग देयर आर्मी एज द इंडियन रूलर्स पेड फॉर इट. सो कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि कंपनी को कोई भी मनी अपनी आर्मी के मेंटेनेंस के लिए स्पेंड नहीं करने थे, क्योंकि ये पैसे कौन प्रोवाइड कर रहा था? इंडियन रूलर्स. सो फर्स्ट बेनिफिट ये था कि कंपनी को कोई पैसे स्पेंड नहीं करने थे ऑन द मेंटेनिंग ऑफ देयर आर्मी, एंड ये पैसे इंडियन रूलर्स प्रोवाइड कर रहे थे. देन मोर एवर
they took away a part of territory when their rulers failed to make a payment. एंड जब भी ये पैसे इंडियन रूलर्स नहीं दे पा रहे थे तो कंपनी क्या कर रही थी, पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल पा ली थी। मीन्स वो ऐसा कह रही थी कि आप अगर हमें पैसे नहीं दे पाओगे तो उसके बदले में आप हमें आपकी टेरिटरी दे दो। सो इसी तरीके से कंपनी ने कई सारी टेरिटरी पे कंट्रोल पा लिया था। सो द ब्रिटिश बिकेम पावरफुल एज द रूलर्स डिपेंडेड ऑन देयर आर्मी फॉर प्रोटेक्शन। सो ब्रिटिश धीरे धीरे पावरफुल हो गए। जो आर्मी थी वो किसकी थी, ब्रिटिश की थी। हम ऐसा कह सकते थे कि आर्मी पे कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश का। इसी के कारण जो हमारे इंडियन रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेड हो गए थे ऑन द आर्मी। Then next point, states and place affected by this system. So अवध एंड हैदराबाद ये दो ऐसे स्टेट थे जो ये सिस्टम से काफ़ी अफेक्ट हुए थे। मीन्स ये दो स्टेट्स में मेजरली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अप्लाई हुई थी और ये दो स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बाद ब्रिटिश की टेरिटरी में मिल गए थे, ब्रिटिश के रूल में मिल गए थे। सो दिस इज अबाउट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। देन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाउ डिड इट अफेक्ट द इंडियन रूलर्स। ये इंडियन रूलर्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रही थी। सो द इंडियन रूलर्स बिकेम डिपेंडेड ऑन द ब्रिटिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर किंगडम्स। हमारे रूलर्स थे वो काफ़ी डिपेंडेड बन गए थे ऑन द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज स्टेट का प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़रूरी है, पीपल को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। इसीलिए इंडियन रूलर्स थे वो डिपेंडेड हो गए थे ऑन द ब्रिटिश। देन दे लॉस्ट पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरीज व्हेन दे फेल्ड टू पे द ब्रिटिश फॉर मेंटेनिंग देयर आर्मी। एंड कभी कभी रूलर्स को अपना रीजन खो देना पड़ता था क्योंकि ये पैसे नहीं दे पा रहे थे आर्मी को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसी के कारण आर्मी को जो मेंटेनेंस के लिए पैसे देने होते, ये पैसे किंग नहीं दे पाते थे और इसी के कारण कई सारी टेरिटरीज को गवा देना पड़ता था इंडियन रूलर्स को। इन दिस वे subsidiary alliance system affect the Indian rulers. Then next strategy थी claim to paramountcy. Paramountcy means supremacy. So the company claimed that its authority was paramount or supreme. कंपनी ऐसा कह रही थी कि हम पूरे इंडिया में सुप्रीम है, सबसे बेस्ट है और हमारी ऑथोरिटी जो भी कहे ये आपको मानना होगा। कंपनी ऐसा कह रही थी। दिस इज नोन एज क्लेम टू पैरामाउंटेसी। सो हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इट जस्टिफाइड द annexing any Indian kingdom to protect its interest. कंपनी ऐसा मान रही थी कि हम सब ग्रेटर है, काफ़ी बेस्ट है, हम सुप्रीम है और इसी के कारण कई सारे इंडियन स्टेट्स को इसके अंडर में आना पड़ता था। जो वो कहे ये सभी इंडियन किंगडम को मानना पड़ता था। दिस इज क्लेम टू पैरामाउंटेसी। Then next point, how did it benefit to the British? Claim to paramountcy से ब्रिटिश को क्या फ़ायदा हो रहा था? The British used his strategy, this strategy to acquire any Indian territory by claiming that their authority was supreme. कंपनी इसका फ़ायदा उठा रही थी। कंपनी ऐसा कह रही थी कि ये टेरिटरी हमारी है क्योंकि हम सबसे सुप्रीम है, सबसे बेस्ट है, हमारी ऑथोरिटी पूरे इंडिया में सुप्रीम है। इसी के कारण कंपनी कई सारी इंडियन टेरिटरीज पे कंट्रोल स्टार्ट कर रही थी। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड इट अफेक्ट द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर से इससे क्या अफेक्ट हो रहा था। द ब्रिटिश एक्वायर्ड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड मैनी इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर पावर। और ये स्ट्रेटजी के कारण कई सारे इंडियन पार्ट ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिए थे और इंडियन रूलर्स ने
पावर, जो मेन पावर होता है, ये गवा दिया था फॉर द कंट्रोल. एंड फॉर एग्जाम्पल, रानी चिन्नम्मा, हु resisted this British policy, was arrested and later died in prison. सो ये स्ट्रेटजी को कौन अपोज कर रहा था, कौन इसका विरोध कर रहा था? रानी चिन्नम्मा. एंड इसी के कारण ब्रिटिश ने क्या किया था, उसको अरेस्ट कर दिया था एंड बाद में उसकी जेल में डेथ हो गई थी. सो हम कह सकते हैं कि इसी के कारण हमारे इंडियन रूलर्स काफ़ी अफेक्ट हुए थे फ्रॉम द क्लेम टू पैरामाउंटेसी. देन स्टेट्स और प्लेस अफेक्टेड की बात करें, कित्तूर. कित्तूर की रानी थी रानी चिन्नम्मा, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि क्लेम टू पैरामाउंटेसी से कित्तूर स्टेट काफ़ी अफेक्ट हुआ था. एंड कित्तूर नाउ इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट. Then let's move to third important strategy of the British. Its name is Doctrine of Lapse. So what was it? So according to this, if an Indian ruler died without a male heir, their kingdom would lapse. That is, become a part of company's territory. So डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, so ये डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर की जब डेथ होती है विदाउट मेल हेयर, मीन्स उसका कोई बेटा नहीं होता, कोई आगे सक्सेसर नहीं होता, तो ये किंगडम खाली मानी जाती थी. लाइक दिस किंगडम वुड लैप्स एंड दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी. सिंपल सा एग्जांपल दूँ, कोई एक किंग है, वो रूल करता है बट एक्सीडेंटली उसकी कोई डेथ हो गई एंड उसके बाद उसका कोई बेटा नहीं होता जो अपने रूल को संभाल सके, तो ये रूल अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में आ जाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. लैप्स मीन्स खाली. ये किंगडम पूरा खाली पड़ा है, तो ये रूल किंगडम किसके कंट्रोल में आ जाएगा? कंपनीज टेरिटरी. Then next point, how did it benefit the British? ब्रिटिश से ये स्ट्रेटजी से क्या फ़ायदा हो रहा था? So through this strategy, the British acquired many Indian kingdoms. और ये स्ट्रेटजी से ब्रिटिश ने कई सारी किंगडम्स पे कंट्रोल पा लिया था. Then next point, how did it affect the Indian rulers? और इंडियन रूलर्स को इससे क्या अफेक्ट हो रहा था? इंडियन रूलर्स विदाउट मेल हेयर लॉस्ट देयर किंगडम्स. जो भी किंग थे जिसका कोई बेटा ही नहीं था, ये सभी किंग्स ने अपनी किंगडम्स खो दी थी. लाइक ये सभी किंग्स की डेथ होगी तो उसके बाद कोई रूलर नहीं होगा उसकी फैमिली में से, एंड इसके कारण अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो कंपनी के पास आ जाता था. देन स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आर Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi. These all are states were affected by the doctrine of lapse strategy. So आपको नेम याद रखने हैं, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी. झांसी की रानी जीत थी, उसकी डेथ के बाद झांसी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था. So the company not only fought battles but also adopted three different strategies to expand its rule in India. कंपनी सिर्फ बैटल फॉट करके टेरिटरीज पे कंट्रोल नहीं पा रही थी, बट उसके साथ ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ करते थे फॉर द एक्सपांशन ऑफ इट्स रूल. Like they are different they are used different strategies, like first of all subsidiary alliance, then claim to paramountcy, and third doctrine of lapse. So you must remember these three different strategies were used by British East India Company for the expansion of its rule. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.2. यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैप में रिप्रेजेंट करना है. लाइक क्वेश्चन है, एनी टू किंगडम्स दैट वर अंडर ब्रिटिश रूल बाय 1857 इन ब्लू. सो 1857 तक
दो किंगडम्स आपको प्रेजेंट करनी है जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। लाइक यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेस्टर्न साइड पे ब्लू कलर से आपको मराठा को लोकेट करना है और ईस्टर्न साइड पे आपको बंगाल को रिप्रेजेंट करना है। सो ये दो ऐसी टेरिटरी थी जो 1857 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टू किंगडम्स दैट वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल बाय 1857 इन ब्लैक। एंड आपको ब्लैक कलर से ये दो किंगडम्स को शो करना है जो 1857 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं आई थी। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा हैदराबाद एंड मैसूर। ये दो ऐसी टेरिटरी थी जो 1857 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं आई थी। Then let's see some NCERT questions. So here state whether true or false. So Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. This sentence is very correct because Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab during the British East India Company's rule in India. देन एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। हमने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में देखा, तो वंस अगेन हम एक्सप्लेन करते हैं। सो द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज अ स्ट्रेटजी यूज्ड बाय ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज। सो अकॉर्डिंग टू दिस द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। इंडियन रूलर्स के पास परमिशन नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंट आर्मी को रख सके। देन दे हैड टू पे द कंपनी विच मेंटेन्ड आर्म फोर्स कॉल्ड सब्सिडरी फोर्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। एंड रूलर्स को पैसे देने पड़ते थे कंपनी को, क्योंकि कंपनी स्टेट को आर्मी प्रोवाइड कर रही थी। Then, when they failed to make the payment, a part of their territory was taken away by the British as a penalty. And जब भी कोई स्टेट था ये पैसे नहीं दे पा रहा था, अनेबल टू मेक पेमेंट, सो कंपनी क्या कर रही थी, ऐसा कह रहे थे कि आप अगर हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी पूरी टेरिटरी कंट्रोल में ले लेंगे एज अ पेनल्टी। So the British controlled Hyderabad and Awadh through the subsidiary alliance system. So you must remember these two states were affected by the subsidiary alliance system. Then let's move to our second main topic, and our second main topic is setting up a new administration. First of all, we have discussed about expansion of the company's rule in India. Then we will learn about setting up a new administration. So, as the company's power expanded to new territories such as Bombay and Madras, it set up a new administration to gain complete control over these areas. So, कंपनी ने एक्सपांशन कर दिया। लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट्स थे ये कंपनी के अंडर कंट्रोल आ गए थे। लाइक बॉम्बे एंड मद्रास, दिस टू सिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड ये सिटीज़ पे कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटिश का। सो कंपनी अब ऐसा सोच रही थी कि अब हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पे थोड़ा ध्यान दें। सो कंपनी ने अब एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। So first of all, what were the presidencies? Who ruled them? So ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाने के बाद हमारे इंडिया प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो गया था। लाइक ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो भी ब्रिटिश टेरिटरी थी, जहाँ पर भी ब्रिटिश का कंट्रोल था, ये प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो गई थी। लाइक ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। एंड जो भी प्रेसिडेंसी थी, इसको रूल कौन कर रहा था, इसको कंट्रोल कर रहा था गवर्नर। देन हु वॉज गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल कंपनी का सबसे फर्स्ट पोस्ट था। लाइक इट इट इज द पोस्ट, इट वॉज द पोस्ट द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सब सुप्रीम हेड कौन था? गवर्नर जनरल। Then when was a new system of justice established? After the
expansion, company tried to set up their administration, and then company also set up their justice system. So a new system of justice was established in 1772. जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुई थी इन द 1772 ड्यूरिंग द control of British East India Company. Then how many courts did each district have? What were they? So courts की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में कितनी कोर्ट होती थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? सो उसके टाइम पे मेनली एक डिस्ट्रिक्ट पे दो कोर्ट होती थी. ईच डिस्ट्रिक्ट हैड टू कोर्ट्स. First, a criminal court, and second, a civil court. So you must remember, during the control, during the period of British East India Company, each district had two courts. First, criminal court, and second, civil court. And क्रिमिनल कोर्ट की बात करें उसको हम फौजदारी अदालत बोलते हैं, एंड सिविल कोर्ट की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे? दीवानी अदालत. Then next point, underline the duties of collector. Administration में collector very important position थी. तो what was the role of collector during the period of British East India Company? So the principal figure in the Indian district was the collector. डिस्ट्रिक्ट पे सबसे सुप्रीम कौन था? डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन था? कलेक्टर. As the title suggests, his main job was to collect revenue. कलेक्टर, हमें कलेक्टर से क्या देखने को मिलता है? कलेक्ट करना. सो कलेक्टर क्या कर रहा था? His main job was to collect revenue. जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना था वो कौन कर रहा था? कलेक्टर. Then taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and डेरोगेट्स. सो कलेक्टर कुछ भी ऑर्डर कर सकता है. ये सारे स्टेट्स को मानना पड़ता है, सारे डिस्ट्रिक्ट को मानना पड़ता है. एंड कलेक्टर की मेन जॉब क्या थी? रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना. एंड सेकंड जॉब ये थी, मेंटेन लॉ. पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक लॉ मेंटेन होना चाहिए, ये ड्यूटी थी कलेक्टर की. देन हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट became the new center of power and patronage that steadily repressed previous holders of the authority. And उसकी ऑफिस, इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टोरेट. एंड अब ये एक न्यू पावर बन गई थी, न्यू सेंटर ऑफ पावर बन गई थी, बिकॉज जो भी प्रीवियस अथॉरिटी थी इसको रिप्लेस करके एक नई पोजीशन को बनाया था, कलेक्टर की पोजीशन को. सो this is the duties of the collector. Then next point, how was the company's army different from the Mughal army? कंपनी की जो आर्मी थी इससे मुगल आर्मी में दोनों में डिफरेंस क्या क्या था? सो द मुगल आर्मी वॉज डोमिनेटेड बाय द कैवेलरी एंड इन्फेंट्री वॉज स्मॉल इन नंबर. मुगल आर्मी किस पे डोमिनेटेड थी, किस पे डिपेंडेड थी? कैवेलरी पे, जो घुड़सवार होते हैं, इस पे डिपेंडेड थी. एंड इन्फेंट्री जो पैदल चलते हैं और वॉर करते हैं. मुगल आर्मी वॉज डिपेंडेड ऑन कैवलरी एंड इन्फेंट्री, बट द कंपनी आर्मी गेव इम्पोर्टेंस टू द इन्फेंट्री एंड दे वर इक्विप्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. कंपनी किस पे पूरा फोकस करती थी? ऑन द इन्फेंट्री, जो पैदल चलते हैं. और पैदल चलते हैं ऐसे सैनिक के पास, सोल्जर के पास मस्केट होती थी. मस्केट मीन्स गन. सो इससे कंपनी की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी इन द वॉर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपनीज आर्मी एंड मुगल आर्मी. Then next point, three major administrative changes brought by the British. ब्रिटिश ने अंडर द कंट्रोल काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे. सो थ्री इम्पोर्टेंट चेंजेस हम देखते हैं. सो अ सिस्टम ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड अ सुप्रीम कोर्ट was established at Calcutta.
सो हमने देखा ईच डिस्ट्रिक्ट पे दो कोर्ट्स थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी, और ये पूरे जस्टिस को संभालते थे, जस्टिस के सिस्टम को संभालते थे। एंड जो मेन कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पर होती थी? कलकत्ता में। देन सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड द administered district, collect taxes and maintain law and order। एंड सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन हो गया था, लाइक IAS IPS, ये सभी सर्विस का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। एंड हमने देखा था कलेक्टर जो क्या कर रहे थे? टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रहे थे। देन अ कंपनी आर्मी रिक्रूटेड एंड ट्रेंड पीजेंट्स। सो कंपनी क्या कर रही थी अपनी आर्मी में? पीजेंट्स मीन्स फार्मर एंड सिंपल जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, ये सभी को अपनी आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। सो दिस थ्री मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया।